Hello dear students, I am Sandeep Kumar, faculty at Shri Jyoti Education Group Kota. Welcome back you all in the economics class. And dear students, in today's class we are going to start our next chapter, which is chapter number 5 in the NCERT book by the name of Government Budget and the Economy. And children, this is very important chapter for us. Reason is that हमें पता होना चाहिए कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में एवरी ईयर गवर्नमेंट बजट पेश करती है. ठीक है, अब ये जो बजट हमारी कंट्री में एवरी ईयर आ रहा है बेटा, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स को हमने इंक्लूड किया है, और वी कैन से कि हमने उस बजट में कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अपने सामने रखा है. तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग ऑल दोस थिंग्स, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए दैट एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट. बजट होता क्या है? So that you can see here, it is an annual statement of the estimated receipts and expenditures of the government over the fiscal year which runs from April 1 to March 31st. देखिए बेटा, यहाँ पे आपको मार्क करना एक चीज को, that it is an annual statement. That means इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? Only of 1 year. सिर्फ एक साल के लिए एक बजट बनाया जाता है, देन नेक्स्ट ईयर के लिए बजट को फिर से चेंज कर दिया जाता है. सो इसकी वैलिडिटी होती है ऑफ द 1 year ओनली. ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, क्या कहा बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम बजट पेश कर रहे हैं या फिर बजट बना रहे हैं, उसके अंदर ओनली एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड किया जाता है. क्या रीजन है इसका? आने वाले साल में कौन कौन से रिसीट्स होंगी एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे वो भी हम टू द पॉइंट नहीं बता सकते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए हम एक लमसम अमाउंट का एस्टिमेशन लगा सकते हैं. दैट इज व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट व्हिच इज इंक्लूडिंग एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर मीन्स टू से टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ईयर, ओके, which runs from April 1 to 31st March. and बेटा इसका जो ड्यूरेशन है वो बेसिकली स्टार्ट होता है from the 1st April of the financial year and ends to the 31st March of the next year. Now we have some of the broad divisions of the budget. budget का एक डिवीजन करते हैं और basically we find revenue budget and the another is capital budget. Now there are two types of receipts in the budget. Receipts that means जो हमारा income का part है, okay. The one is revenue receipt and the another is capital receipt. These are all the things you can see on the page number 66 of your NCERT book, okay. Kindly open your book. Chapter number 5 is here, which we are going to we are discussing here, and the page number is 66 and 67. Right? You will find the same things here in the book. So here we are talking about revenue receipts and the कैपिटल रिसीट्स. जस्ट मैं बेटा यहाँ पे आपको एक इनकी ब्रीफिंग बता रहा हूँ, अभी हम आगे इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी नेक्स्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स. दैट मीन्स यहाँ जो भी हमने देखा बेटा कि बजट में दो तरह की रिसीट्स होती हैं. द वन इज रेवेन्यू एंड द अनदर इज कैपिटल रिसीट. बट फर्दर देयर इज द बाइफर्गेशन ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स दैट यू कैन सी हियर. द वन इज टैक्स रेवेन्यू एंड अनदर इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स. टाइप्स ऑफ टैक्सेस. बजट के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होती है बेटा? टैक्सेस. टैक्सेस के बिना बजट कुछ भी नहीं है, हम ये कह सकते हैं. एंड दैट वी कैन से कि जब बजट बनाया जाता है तो हर बार उसके अंदर टैक्सेस के अंदर कोई ना कोई चेंजेस जरूर किए जाते हैं. दैट कैन बी रिलेटेड टू द रेट्स ऑफ द टैक्सेस और वी कैन से द स्लैब ऑफ द टैक्स. इट कैन बी चेंज्ड. अनदर sometimes it happens that new taxes are also introduced in the budget and some of the old taxes are abolished. So here we have two types of taxes, right? The one is direct taxes and the another is indirect taxes. But what is meant by direct taxes? So these are the taxes which cannot be transferred to the another person, or the amount of the tax which has to be paid by the person on whom the taxes are levied. एक ऐसा टैक्स जो कि जिस पर्सन के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया है, लेवाई किया गया है, वो टैक्स वो ही पर्सन पे करेगा, वो किसी और पे टैक्स के बर्डन को ट्रांसफर नहीं कर सकता. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर हियर सच एज इनकम टैक्स इज हियर. सपोज आई एम गेटिंग द इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द ऑक्यूपेशन. मैं कोई भी ऑक्यूपेशन कर रहा हूँ, वहां से मुझे इनकम रिसीव हो रही है बेटा, तो उस पे इनकम पे लगने वाला जो टैक्स है वो मैं ही तो पे करूंगा, मैं किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकता, ओके. गिफ्ट टैक्स,
ये लिमिटेशन होती है बेटा कि 50,000 से अबव अगर हमें किसी से कोई गिफ्ट रिसीव होता है तो वो टैक्सेबल होता है, उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेशन टैक्स, दैट मीन्स द इनकम ऑफ द कॉर्पोरेट के इनकम पे लिवाई होने वाला टैक्स कौन सा टैक्स होगा? कॉर्पोरेशन टैक्स होगा। सो दीज ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि जिस पर्सन पे लिवाई होगा उससे ही पे करना होगा। द अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये जस्ट अपोजिट टैक्सेस होते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। द वन इज कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज दैट मीन्स जब कस्टम पे प्रोडक्ट रिसीव होता है वहाँ जो टैक्स लिवाई किया जाएगा, राइट, वन टाइम पे किया, आफ्टर दैट वो जो प्रोडक्ट है फर्दर जिसको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको सेल आउट किया जाएगा, अब टैक्स वो पे करेगा, ओके और इस तरह से बर्डन फर्दर टू फर्दर ट्रांसफर होता चला जाता है। नेक्स्ट इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कब लिवाई होती है? ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और ऑन द ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन पे लगने वाला टैक्स एक्साइज ड्यूटी और वेट, जो कि अब रिमूव कर दिया गया, बट स्टिल इट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अपार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट इज सेल्स टैक्स। और सेल्स टैक्स भी क्या होता है? प्रोडक्ट की सेल करने पे जो टैक्स पे किया जाता है, ओके तो ये भी एक से दूसरे से तीसरे पर्सन पे इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो टाइप ऑफ indirect taxes. Next we have main items of capital receipts. कैपिटल रिसीट्स के अंदर बेटा हमने क्या क्या इंक्लूड किया, क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हमने रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर देखा टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। तो यहाँ पे आता है कैपिटल रिसीट्स और इसमें हम क्या देखते हैं? मार्केट लोन्स और लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक। इट इज टॉकिंग अबाउट द कैपिटल रिसीट एंड रिमेंबर वन थिंग बेटा, जब भी कोई कैपिटल रिसीट जनरेट होती है, कैपिटल रिसीट क्रिएट होती है, उससे मेनली टाइम्स ऐसा होता है कि किसी न किसी तरह की लायबिलिटी जरूर जनरेट होती है, ओके कैपिटल रिसीट अगर अराइज होती है तो लायबिलिटी जनरेट होती है। अब ये कैपिटल रिसीट क्या है? आई हैव टेकन द बोरिंग्स फ्रॉम समवन, मैंने किसी से कोई पैसा उधार ले लिया, ठीक है, तो जो पैसा मैंने उधार लिया है वो मेरे लिए एक तरह से रिसीट तो है, मुझे पैसा तो मिला है, लेकिन वो कैपिटल है, वो क्यों? मेरी लायबिलिटी है, वो क्यों? क्योंकि मुझे एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद में उस अमाउंट को रीपे भी करना होगा। तो दैट मीन्स जब कैपिटल रिसीट अराइज होती है तो लायबिलिटीज भी साथ में जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट इज बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट। सेम थिंग इज हियर, चाहे वो बोरिंग्स गवर्नमेंट ले या कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ले, कोई इंडिविजुअल ले, लेकिन लायबिलिटीज जनरेट होती हैं। नेक्स्ट इज लोन्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब लोन चाहे कहीं से भी लिया हो बेटा, चाहे वो इंटरनल सोर्सेज से ले या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से लेंगे, बट वो टाइप किसका होगा? कैपिटल रिसीट्स का ही होता है। नेक्स्ट इज सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब क्या होता है बेटा? समथिंग एडिशनल और समथिंग पॉजिटिवली एडिशनल व्हाट वी हैव। अ सरप्लस बजट इज वन वेयर द एस्टिमेटेड रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। और यहां आपको इक्वेशन भी दिए बेटा कि सरप्लस बजट के अंदर क्या होता है? जब कंट्री में अराइज होने वाला रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर हो, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर कम और रेवेन्यू ज्यादा होता है, ठीक है, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सरप्लस बजट। और इन द सिंपल लैंग्वेज आई कैन से दैट कि जब बजट बनाया जाता है दैट मीन्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। ऑलराइट, तो जो हमने बजट बनाया है उसमें एस्टिमेटेड रेवेन्यू ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं सरप्लस बजट। नेक्स्ट इज 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट। कौन कौन से अलग अलग इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं और फर्दर कुछ इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। द वन इज बजट डेफिसिट, अनदर रेवेन्यू डेफिसिट, देन प्राइमरी डेफिसिट एंड द लास्ट वन इज फिस्कल डेफिसिट। इनको भी बेटा अभी हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। The next we have objectives of the government budget. गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? और इसके लिए मैं आपसे कहूंगा बेटा कि प्लीज ओपन पेज नंबर 67 ऑन द इन द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा आपको गिवन है 5.1.1 एंड फर्दर लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है बेटा, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड या वन मोर थिंग इज हियर, प्रीवियस एग्जाम्स में बेटा 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ चुका है दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट इन इंडिया।
कि अगर इंडिया में बजट बनाया जाता है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या कुछ गवर्नमेंट माइंडसेट करती है, क्या एम्बिशन होता है बजट बनाने का। ओके बेटा, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज activities to secure reallocation of resources, means to say whatever the resources we are having in the country, why not to reallocate them? The government has to reallocate resources with social and economic consideration. देखिए बेटा क्या कहा है यहाँ पे कि जो भी हमारे पास अलग अलग तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कंट्री में, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है बेटा, उनका रीअलोकेशन करना है। रीअलोकेशन कैसे होगा? सो कंट्री में जितने भी सोशल या फिर इकोनॉमिकल हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम बेटर वे में कैसे यूज में ले सकते हैं। और वी कैन से कि जो रिसोर्सेज है बेटा डेफिनेटली वो कंट्री के लिए ही तो हैं, तो क्यों ना हम उनको इंक्लूड करें इनटू द बजट और उसके बाद हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें और या फिर उनको कुछ इस तरह से रिक्रिएट करें ताकि वो पब्लिक के लिए यूजफुल हो सके। ठीक है, द नेक्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज, जो मैंने अभी आपको बताया रीडिस्ट्रीब्यूशन। द गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। आज वी नो दैट कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बेटा बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से आज भी कंट्री में हमारे पास कुछ डिफरेंट कैटेगरीज है ऑफ द रिच, वेरी पुअर एंड द मीडियोकर्स। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनकम इनइक्वालिटीज आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट को क्या करना है, कुछ इस तरह की स्कीम्स को भी लॉन्च करना होता है इन द गवर्नमेंट बजट, इन द बजट ओनली, सो दैट कि जो अभी भी कंट्री के जो वीकर सेक्शन है या फिर पुअर सेक्शन है उनको भी कुछ और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज गेन हो सके फॉर द जनरेशन ऑफ दियर इनकम। पॉइंट नंबर सी इज स्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज। द गवर्नमेंट tries to prevent business fluctuations and maintain economic stability। बेटा बिजनेस को मेंटेन करना या फिर उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखना, क्योंकि होता क्या है बेटा बिजनेस के अंदर कुछ अलग अलग तरह की साइक्लिकल कंडीशंस राइज होती हैं। ये आप लोगों ने वैसे बिजनेस स्टडीज में भी बेटा पढ़ा होगा कि जो अलग अलग साइक्लिकल सिचुएशंस होती है जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बूम, रिसेशन, ये सब क्यों होता है, या फिर अगर ऐसा होता है तो उस ड्यूरेशन में कंट्री में या फिर मार्केट में इनकम पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे रिसेशन है तो डेफिनेटली इनकम रिड्यूस हो जाती है। अगर मार्केट में किसी चीज़ का बूम है तो इनकम भी जनरेट होगी, साथ में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा वेविंग मोड ना हो और एक स्टेबिलिटी बनी रहे ताकि इससे कंट्री के हर एक सेक्शन को प्रॉफिट गेन हो सके। इसके बाद बेटा आता है कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। बजट के कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे कि बजट रिसीट एंड बजट एक्सपेंडिचर, जो कि मैंने एट द स्टार्टिंग आपको बताया था। सो हियर वी हैव दिस बजट रिसीट्स मे बी क्लासिफाइड एज, हम रिसीट्स को कहाँ पे कैसे क्लासिफाई करेंगे? द वन इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड द अनदर इज कैपिटल रिसीट। एट फर्स्ट वी हैव रेवेन्यू रिसीट्स मे बी क्लासिफाइड। अब जो रेवेन्यू रिसीट है बेटा उसको भी हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे और क्लासिफिकेशन क्या है इसका? द वन इज टैक्स रेवेन्यू एंड द अनदर इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जो टैक्स रेवेन्यू बेटा वो तो मैं आपको बता चुका कि टैक्सेस से हमको जो इनकम रिसीव होती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस से गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू रिसीट होता है वो क्या होगा? टैक्स रेवेन्यू रिसीट। सेकेंड कौन सा था? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। जैसे टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट की बहुत सारी अलग अलग तरह की रिसीट्स होती हैं, जैसे कि पेनल्टीज, चालान, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इनसे जो भी गवर्नमेंट को अलग अलग इनकम रिसीव हो रही है। ठीक है, जैसे यू नो वेरी वेल की हेलमेट ना पहनने पे चालान, ठीक है, ओवर स्पीड ड्राइविंग राइडिंग से चालान, तो वो क्या है गवर्नमेंट के लिए एक तरह की इनकम होती है, राइट। तो वो भी क्या है एक तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि ये टैक्स का पार्ट नहीं है बेटा, बट इट इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है बजट एक्सपेंडिचर मे बी क्लासिफाइड एज। अब देखिए बेटा अगर गवर्नमेंट को इनकम रिसीव हो रही है तो ऑब्वियसली साथ में एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, क्योंकि हमने यही पढ़ा कि बजट के अंदर क्या होता है, एस्टिमेटेड इनकम एंड रिसीट, बोथ द थिंग्स आर देयर। तो अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स के बारे में। सो वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी इज प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, सी इज डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो क्या है, जैसे हमने रेवेन्यू रिसीट पढ़ा कि बस वन टाइम इनकम रिसीव हो गई, कोई लाइबिलिटी जनरेट नहीं हो रही, चाहे वो टैक्सेबल हो या फिर नॉन टैक्सेबल इनकम हो, राइट। ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके अंदर क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट के जो भी जिस भी तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट को अदर कंट्री से इंपोर्ट किया है,
ठीक है। तो इंपोर्ट करने के बदले में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कैपिटल रिसीट थी, गवर्नमेंट ने कुछ बोरिंग्स किया तो गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट थी। अपोजिटली अगर गवर्नमेंट कुछ लोन प्रोवाइड करवा रही है तो वो हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट होता है प्लान एक्सपेंडिचर। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको कि पहले से ही प्लान कर लिया जाता है कि ठीक है अपकमिंग फाइनेंशियल या फिर फिस्कल ईयर में हमें ये कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर्स करने हैं, प्लान किया। जैसे कि 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। सपोज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन द अपकमिंग 5 ईयर प्लान सर्व शिक्षा अभियान को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी पहले हो चुका है। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान किया कि सर्व शिक्षा अभियान पे फोकस किया जाएगा और प्राइमरी टू सीनियर क्लासेस तक बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, यूनिफॉर्म, मिड डे मील और स्टडी मटेरियल सारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए बजट बना दिया कि ठीक है इतने लाख इतने करोड़ रुपीस का बजट बनाया है और ये सब हमें हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट ने प्लान किया, ऑलराइट। लेकिन अगर हम बात करें नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स, जिसको कि हमने प्लान ही नहीं किया था, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। बेस्ट एग्जांपल इज दिस कोविड ड्यूरेशन, ठीक है। कोविड-19 ड्यूरेशन के बारे में गवर्नमेंट को पहले तो नहीं पता था कि इस तरह से कुछ डिजीज स्प्रेड हो जाएगी, लेकिन अचानक से जो डिजीज स्प्रेड हुई है इसके लिए गवर्नमेंट को ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर्स करने पड़ रहे हैं जो कि प्री प्लान्ड नहीं थे, तो वो हो जाएगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर डी, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलप। पॉइंट नंबर सी, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल मीन्स टू से कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। अब ऐसे एक्सपेंडिचर्स कौन से हो सकते हैं, जैसे फ्लाईओवर्स बनाना, ठीक है, डैम्स बनाना, तो इनसे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। या फिर पावर स्टेशंस, या फिर स्कूल्स को रीओपन करना, किसी और अलग स्कूल को बनाना, स्कूल को ओपन करना, तो ये सब क्या है, एक तरह का डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंटल के अंदर क्या होगा बेटा, नॉन डेवलपमेंटल पेमेंट टू द आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज को जो पेमेंट किया जा रहा है उनसे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ कंट्री को लिए सिक्योरिटी हो रही है। इसके अलावा लोन्स पे इंटरेस्ट पे करना, तो ये सब क्या होता है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। टैक्सेबल रिसीट्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बेटा। अब आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, और इसके अंदर फर्स्ट आता है कमर्शियल रेवेन्यू। और कमर्शियल रेवेन्यू क्या होता है, एग्जाम्पल है इसका हमारे पास, पेमेंट फॉर पोस्टेज। गवर्नमेंट ने हमें पोस्टेज सर्विसेज दे रखी है बेटा, तो अगर वो सर्विसेज लेने के बदले में हम गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, कमर्शियल रेवेन्यू का पार्ट है। टोल टैक्सेस हम पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन फंड्स बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट, क्रेडिट कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेलवे सर्विसेज, तो ये सभी किसका पार्ट है, कमर्शियल रेवेन्यू का पार्ट होता है। बी पॉइंट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, फॉर एग्जाम्पल फीस, फाइन्स, पेनल्टीज एटसेट्रा। तो ये बेटा आपको बी और सी पॉइंट यहाँ प्रोवाइडेड है। द वन इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट और जो डिविडेंड्स पे किए जाते हैं वो भी क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू है, जो मैंने आपको बताया कि फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, चालान जो होते हैं वो सारे भी एक तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट का ही पार्ट होते हैं। फर्दर वी हैव 3 मेजर वेज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर के कुछ अलग अलग तरीके हैं। द फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगेन द सेम जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आता है प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, एंड द C1 इज डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जिनको मैं ऑलरेडी अभी आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। बेटा इसके बाद में हमारे पास एक पॉइंट है, वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड रिमेंबर एग्जाम में हमारे पास कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं दैट डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर वर्ड बहुत कॉमन लगता है कि ठीक है दोनों के अंदर खर्चा ही तो हो रहा है, लेकिन फिर भी बेटा जहाँ पे टर्म रेवेन्यू और कैपिटल आ जाता है तो इनके बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बेसिकली 4 मार्क्स के अंदर हमारा आता है, ठीक है। और जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं तो या तो हमारे पास ऑप्शन है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, आप इस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इससे अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करना है तो आप एक टेबुलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन डू द बाइफर्केशन ऑफ द पेज, at the one side you can mention revenue expenditure and the another side you can write
कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बीच में हमें क्या करना है, इसके बेसिस को मेंशन करना है। आप लोग अभी तक क्या करते आ रहे होंगे बेटा, आप फॉर्मेट क्या लेते हैं, देयर यू हैव द बेसिस, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इसको थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, स्कोरिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम फॉर्मेट को कुछ ऐसा जनरेट करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन इन बिटवीन बेसिस एंड देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ताकि उससे क्या होगा बेटा, एग्जामिनर या फिर चेकर को डायरेक्टली फोकस हो जाएगा कि बच्चे ने कौन कौन से बेसिस लिए हैं। ठीक है, वो चीज़ हमारी साइड में रह के इग्नोर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम जब भी डिफरेंस या डिस्टिंग्विश के लिए आते हैं, हम इसको हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे, राइट। फर्दर दिस यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 69। आप देखिएगा बेटा, आपकी बुक का पेज नंबर 59 एंड द टॉपिक इज 5.1.3 क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और इसमें आपको गिवन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ऑन द पेज नंबर 70 कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है बेटा। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ सामने प्रेजेंट करूँ, तो आप इसको बुक से भी रेफर कर सकते हैं, पेज नंबर 69 एंड पेज नंबर 70-70। चलिए बेटा, बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कि क्या होता है ये। इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विसेज लाइक इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेब्ट, सब्सिडीज एटसेट्रा। क्या बताया है, कोई भी एक इस तरह का एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट अकर कर रही है। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया, रिटर्न वहां से नहीं आएगा। जैसे गवर्नमेंट ने अगर हमें किसी तरह की सब्सिडी दी है, मे बी ऑन द गैस सिलेंडर, ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मैंने बता रखा है आपको कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट कुछ फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाती है ऑन द सब्सिडाइज्ड प्राइस। तो एक बार अगर गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का पेमेंट कर दिया तो वो रिकवरी नहीं होती है, वहां से रिटर्न हमें कुछ वापस नहीं मिल सकता। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट कंसिस्ट्स मेनली ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, machinery, equipment, etc. and loans and advances granted by the central government to the state and union territories। मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि एक बार पे तो किए हैं लेकिन वो रिटर्न हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स उनको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। बेटा इसके बाद हमारे पास कुछ कैटेगरीज आती हैं बजट की। ठीक है, द फर्स्ट इज बैलेंस्ड, देन सरप्लस एंड द लास्ट वन इज डेफिसिट बजट। क्या होता है बैलेंस बजट, नाम से पता चल रहा है दे विल बी एनी ऑफ द बैलेंसिंग, कुछ बैलेंसिंग होगी। और बैलेंसिंग किस चीज की है, बेसिकली वी नो वी आर हैविंग टू ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स और टू ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। द वन इज एक्सपेंडिचर एंड द अनदर इज रिसीट्स। तो बेटा जब दोनों चीजें इक्वल होती हैं, दैट मीन्स वी कैन से व्हेन देयर इज equality between expenditures and the receipts in any of the budget is termed as balanced budget. Or you can see it is one where the estimated revenue equals the estimated expenditure. The same thing is here, हमने जो estimation लगाया है for the income or the expenditure, वो अगर दोनों equal होते हैं तो वही क्या होता है बेटा, balanced budget होगा। पॉइंट नंबर बी इज सरप्लस बजट, और सरप्लस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इट इज वन वेयर द एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। सरप्लस कब होता है बेटा, प्रॉफिटेबल है ये वाला, तो प्रॉफिटेबल कब हो सकता है, व्हेन द सिचुएशन इज दैट की एस्टिमेटेड रिसीट्स आर ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, रिसीट ज्यादा है रादर देन द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, सो दैट इज सरप्लस बजट। एंड द वेरी लास्ट इज डेफिसिट बजट। अब जब ये दोनों सिचुएशंस कंप्लीट हो गई हैं तो रिमेनिंग विल बी द डेफिशिएंसी, एनी ऑफ द लॉसेस। इट इज वन वेयर द एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज लेस देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। अब क्या होगा बेटा यहाँ पे कि रेवेन्यू कम होगा और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि हमने कुछ इस तरह का एक एस्टिमेशन लगाया है कि ठीक है अपकमिंग फाइनेंशियल में जो हमारा बजट बनेगा उसमें हमारे एक्सपेंडिचर्स तो ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन रिसीट्स कम है, तो इस तरह के बजट को हम क्या कहते हैं, डेफिसिट बजट। और बेसिकली इंडिया में बनने वाला बजट हमेशा बेटा डेफिसिट बजट ही होता है, जिसको कि आपने हिंदी में सुना होगा घाटे का बजट। ठीक है, वो इसी वजह से क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एज वी नो दैट इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री,
और डेवलपिंग कंट्री होने के वजह से एक्सपेंडिचर्स हमारी बहुत ही ज़्यादा, एफर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऑलराइट बेटा, फर्दर वी हैव 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट। जो बजट में डेफिशिएंसी से बेटा उसको भी हमने फर्दर कुछ और पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। सो द फर्स्ट वी हैव this budget deficit, and this you can see on the page number 71 and page number 72 on your in your NCERT book। आप NCERT बुक में देखिएगा बेटा पेज नंबर 71 एंड 72 पे यही एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइडेड है, जो कि हम 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज बजट डेफिसिट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर, करेंट रेवेन्यू एंड नेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए बेटा मैं रिपीट करता हूं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, किन दो चीजों का बीच का डिफरेंस है? द टोटल एक्सपेंडिचर, हमने जितना भी जिस भी तरह का एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, वो टोटल एक्सपेंडिचर होगा। देन करेंट रेवेन्यू एंड नेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपिटल रिसीट्स। अब हमें क्या करना है बेटा? हमें ये तो पता है डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, हायर द एक्सपेंडिचर्स लोअर द रिसीट्स, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा हो ही गया है, जिसके अंदर हमने ओवरऑल सभी तरह के एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड किया है, लेकिन इसमें से लेस क्या करना है, माइनस क्या करना है? करंट रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू हमें रिसीव हो रहा है करंटली वो, एंड नेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल इनसाइड ऑफ द टेरिटरी एंड आउटसाइड ऑफ द टेरिटरी कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जितनी भी कैपिटल रिसीट्स रिसीव हो रही हैं, जिससे कि लायबिलिटी जनरेट होती है, मैंने आपको बताया था, उसको हम यहां से माइनस करेंगे बेटा, ठीक है। फॉर्मूला हियर यू कैन सी दैट BD इज इक्वल्स टू, BD स्टैंड्स फॉर दिस बजट डेफिसिट, यहां आपके पास इंडेक्स में सारी इसका बाइफिकेशन के बने, इज इक्वल्स टू BE, BE स्टैंड्स फॉर बजट एक्सपेंडिचर माइनस BR दैट इज बजट रेवेन्यू। ऑलराइट बेटा, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द इक्वेशन और द फॉर्मूला टू कैलकुलेट BD और बजट डेफिसिट। ये 1 मार्क में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और अब हमें पता है कि जैसे हमारा इकोनॉमिक्स का पैटर्न चेंज हो चुका है फ्रॉम द लास्ट ईयर, तो जो MCQs हमारे पास आते हैं या फिर कुछ फिलअप्स आते हैं, मैच द फॉलोइंग्स आते हैं, तो वहाँ भी बेटा 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हो सकता है मैच द फॉलोइंग्स के अंदर आपके पास ऐसा आ जाए, यू विल बी हैविंग 4 डिफरेंट ऑप्शंस इन द कॉलम A एंड द सिमिलरली 4 ऑप्शंस इन द कॉलम B। You will be having many of the formula, and at one side means in the column 1 you will be having A, B, C and D options। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, उनको आपको फॉलोइंग मैच करना होगा और उसी बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मार्क्स कब गेन हो सकते हैं हमें? जब हमें इस तरह के फॉर्मूले लर्न होंगे। दिस B पॉइंट वी हैव फिस्कल डेफिसिट, और इसका एक्सप्लेनेशन बेटा आपको गिवन है ऑन द पेज नंबर 72, जो मैंने भी आपको बताया था। You can see at the very beginning you can find this is fiscal deficit, okay. It is the difference between the total expenditure of the government, the revenue expenditure plus those capital receipts which finally occur due to government। देखिए बेटा क्या बताया यहाँ पे, it is the difference between the total expenditure, जितना भी expenditure हो रहा है, ठीक है, of the government, definitely we are discussing about the government budget only, the revenue receipts plus, हमें revenue receipts को plus करना है, those capital receipts which finally accrue to the government, और किसको ऐड करना है? जितनी भी capital receipts हुई हैं गवर्नमेंट को, उनको हमें यहाँ पे sum up करना होगा। This you can see in the formula also, this is FD which denotes fiscal deficit is equals to BE minus BR। इनका आप नीचे एक्सप्लेनेशन देखिएगा बेटा, BA ग्रेटर देन BR अदर देन बोरिंग्स, बोरिंग्स को छोड़ के बात कर रहे हैं हम। FD स्टैंड्स फॉर दिस फिस्कल डेफिसिट, BA इज बजट एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए बजट के, एंड BR इज बजट रिसीट, जितनी भी रिसीट्स हुई हैं उन सबको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सो द फाइनली फॉर्मूला विल बी BE माइनस BR, टोटल एक्सपेंडिचर्स में टोटल रिसीट्स को माइनस करेंगे। Point number 3 is revenue deficit. It is the excess of government revenue expenditures over revenue receipts। देखिए बेटा ये नाम से बहुत सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि ओनली यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट्स की बात कर रहा है, तो फॉर्मूले में भी हम क्या लेंगे? ओनली रेवेन्यू वाला पार्ट,
और डेफिशिएंसी की बात करें दैट मीन्स टू से कि जितने भी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं दैट विल बी ग्रेटर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और यही फॉर्मूला आप यहां पे देख रहे हैं, फॉर्मूला इज आर डी विच इज रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू आर ई माइनस आर आर, आर ई माइनस आर आर, और सिचुएशन क्या है, आर ई शुड बी ग्रेटर देन आर आर, मीन्स एक्सपेंडिचर्स विल बी ग्रेटर देन रिसीट्स। एक्सप्लेनेशन है बेटा, आर डी स्टैंड्स फॉर दिस रेवेन्यू डेफिसिट, आर ई इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दिस आर आर इज रेवेन्यू receipts. All right. Point number D is primary deficit. This we have point number 4, primary deficit. It is a fiscal deficit minus interest payment. बहुत छोटा सा फॉर्मूला इसका बेटा, जो अभी हमने एट द बिगनिंग पढ़ा था फिजिकल डेफिशिएंसीज के बारे में या फिर फिजिकल डेफिसिट के बारे में, वही चीज हमें यहाँ चाहिए होगी। फॉर्मूला क्या है, PD. PD स्टैंड्स फॉर दिस प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू FD माइनस IP. FD इज फिजिकल डेफिसिट, दैट मीन्स हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले फिजिकल डेफिसिट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट में से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट हमने किए हैं, आई मीन गवर्नमेंट ने जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट्स किए हैं उन सबको यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस वी हैव कंप्लीटेड गवर्नमेंट बजट ऑफ आवर इकोनॉमी। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।